हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं डॉक्टर रमा शंकर पांडे, बायोलॉजी प्रवक्ता AH इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना अमेठी। आज NCERT क्लास 12th का चैप्टर 11 अध्याय 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस अर्थात जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम के फर्स्ट पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि जीवों से संबंधित है। जीवों का प्रयोग मानव कल्याण के लिए बहुत पुराने समय से किया जा रहा है, जिसको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे दही का बनाना। गांव का एक आदमी जो इस बात को नहीं जानता कि दूध में इनोकुलम, जिसको हम गांव में जामन कहते हैं, उसके डालने पर वो कैसे दूध से दही में बदल जाता है, लेकिन उसको ये पता है कि इसमें कुछ ऐसा जरूर होता है जो दूध को दही में बदल देता है। ऐसा आदिकाल से होता आ रहा है। दही का बनाना, सिरके का निर्माण, शराब का निर्माण। हमारे पुराणों में सोमरस का उल्लेख होता है, जिसका अर्थ होता है शराब, यानी कि इतने आदिकाल में जो शराब का बनाने की क्रियाविधि थी वह भी लोगों को पता थी। जो हम ब्रेड खाते हैं, ईस्ट की मदद से हम तैयार करते हैं, ब्रेड, डबल रोटी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आदिकाल से इन जीवों का प्रयोग हमारे अपने फायदे के लिए, यानी कि मानव कल्याण में इसका प्रयोग किया जाता रहा है बहुत पुराने समय से। तो नया क्या है, इसी के बारे में आज और डिटेल से हम जानते हैं। जिनको इस बात पे डाउट हो, जैसे कुछ लोगों को चर्चा में लगता है ना कि धीरे धीरे सड़कें बन रही हैं, ढेर सारा निर्माण हो रहा है, नए नए भवन बन रहे हैं, तो ज़मीन कम हो रही है, इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होगा, कम होगा, तो खाने की कमी हो जाएगी। तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से खाने की कमी कभी नहीं होगी। यह वो टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली है, और आने वाले 100 सालों में इस बायोटेक्नोलॉजी के कारण पूरी दुनिया का परिदृश्य बदलने वाला है। यह इतनी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। जो आज के टाइम की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, उसकी परिभाषा द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB ने जो दिया है वो क्या है, नए उत्पादों, यानी कि जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं तथा सेवाओं के लिए जो नई सर्विसेज हैं, प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन है। हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि सभी जीवों के सभी लक्षणों को निर्धारित करने वाली जो बेसिक चीज है वो है DNA। तो DNA सब में पाया जा रहा है और सभी लक्षणों को निर्धारित कर रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि एक जीव का DNA निकाल के दूसरे जीव में ट्रांसफर कर देते हैं। वह जीन, वह DNA जो हमारे इंटरेस्ट का होता है, यानी कि हमारे लिए लाभदायक होता है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, और इसका जो है हमने जीन इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया। सिंपल बायोटेक्नोलॉजी में यही होता है कि इनका जीन हमने लिया और इसमें ट्रांसफर कर दिया। जिस जीन को हम चाहते हैं, जो हमारा डिजायरेबल जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारे फायदे का जीन है, उस जीन को निकाल के हमने इसमें से इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो हम किस में से किस में कर सकते हैं, यह एनिमल भी हो सकता है, ये प्लांट भी हो सकता है, ये फंजाई भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, और साथ ही जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं वह भी ये एनिमल हो सकता है, ये प्लांट भी हो सकता है, ये फंजाई भी हो सकता है, और ये बैक्टीरिया भी हो सकता है।
कहने का मतलब एनिमल का जीन बैक्टीरिया में डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है। प्लांट का हम एनिमल में डाल सकते हैं, फंजाई का हम फंजाई में, प्लांट में, एनिमल, बैक्टीरिया में, किसी में भी डाल सकते हैं, बैक्टीरिया का बैक्टीरिया में या किसी में भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबका लक्षण निर्धारित करने वाला जो फैक्टर है वो है जीन, वो है डीएनए। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। बस यही प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिद्धांत और प्रक्रम, यही जो बेसिक सिद्धांत है, मेन प्रिंसिपल है, वो यही है कि हम इनसे जो हमारे मतलब की जीन है उसको इसमें ट्रांसफर करके हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि इस बात का जन्म, इस विचार का जन्म कैसे हुआ? बात 1969 की है, ध्यान दीजिएगा, 1969 की है। प्राकृतिक रूप से यह बात, यह खास चीज़ होती है बैक्टीरिया में। हर्बर्ट बोयर 1969 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने पाया कि ये एक बैक्टीरिया एस्केरिकिया कोलाई, एक बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात पाई जो इस बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने पाया कि इस पर बैक्टीरियोफेज, जो कि एक वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, और इसका जो जेनेटिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, फेज मतलब खाने वाला, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है? एस्चेरिचिया कोलाई। इसका अपना यहाँ पर डीएनए है, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है। इसका जो न्यूक्लियर डीएनए है ये है, और इसमें इसका जो डीएनए है ध्यान दीजिए कि ये डीएनए बैक्टीरियोफेज का है, और ये डीएनए केवल इसका, ये डीएनए अंदर आता है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात होती है, आपको लगता होगा कि हम आप बड़े स्मार्ट होते हैं, वास्तव में ये बैक्टीरिया बड़े स्मार्ट होते हैं। इसने क्या किया? इसने यह किया कि इस बैक्टीरिया ने दो प्रकार के एंजाइमों का निर्माण किया। 1969 में हर्बर्ट बॉयर ने इसकी खोज की थी। उन्होंने पाया था कि इस बैक्टीरिया ने दो प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण किया। दो प्रकार के एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? एक एंजाइम ऐसा बनाया जिससे इसने इस डीएनए को तोड़ दिया जगह जगह। जो वायरस का डीएनए था, उस डीएनए को उस एंजाइम ने जगह जगह से काट दिया, और उसका नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज वह एंजाइम होता है जिसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, इसको डीएनए की कैंची कहा जाता है, क्योंकि इस डीएनए को इसने जगह जगह काट दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो एंजाइम था, इसको इसने काट दिया। अब यह एंजाइम चूंकि अब ये डीएनए को काटता है, खास बात देखिए, ध्यान दीजिए कि डीएनए को काटता है। जब इसने इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काटा, तो यह भी हो सकता था कि इसके खुद के डीएनए को भी काट ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ने जो इस वायरस के डीएनए को काटा, तो इसने अपने डीएनए को क्यों नहीं काटा? ये प्रश्न आना चाहिए, स्वाभाविक है। तो देखिए, जो दूसरा एंजाइम इसी में बना, इसी बैक्टीरिया में, उसने क्या किया कि इस अपने डीएनए का मेथाइलेशन किया। जहाँ जहाँ पे ये कटता था, जिस जगह पे, उसका मेथाइलेशन कर दिया, यहाँ पे मेथिल ग्रुप को जोड़ दिया। तो अब यह जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम था, ये इसको पहचान ही नहीं पाया, उस काटने वाली जगह को पहचान नहीं पाया, इसलिए यह स्वयं बच गया। तो यहीं से बायोटेक्नोलॉजी
के बारे में विचार आया कि कितनी अच्छी बात है कि हम सारे जीवों का जो कैरेक्टर है वो कंट्रोल होता है डीएनए से, हम क्या डीएनए को काट और जोड़ भी सकते हैं। तो यहीं से इस विचार का जन्म हुआ। अब आए देखते हैं फिर हर्बर्ट बॉयर अपने मित्र से मिले स्टैनले कोहने से। अगला एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो 1972 में हर्बर्ट बॉयर स्टैनले कोहने से मिले और एक एक्सपेरिमेंट दोनों लोगों ने मिलकर किया। ये एक्सपेरिमेंट 1972 में हुआ और उस टाइम पे क्या हुआ, ये पूरे बायोटेक्नोलॉजी का सबसे मूल सिद्धांत का जन्म इसी एक्सपेरिमेंट से हुआ जो अब मैं बताने जा रहा हूं। उसमें क्या हुआ, ध्यान दीजिए। 1972 में हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहने ने साल्मोनेला टाइफिमुरियम से प्लाज्मिड को निकाला। प्लाज्मिड क्या होते हैं, पहली बात ये जानिए। जैसे यह बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का अपना गुणसूत्र होता है, इसके अलावा इसमें डबल सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। इसके अलावा जो संख्या में कई होते हैं, 50 से 100 तक इनकी संख्या हो सकती है। और ख़ास बात यह कि स्वतंत्र रूप से ये द्विगुणन करते हैं। जरूर नहीं कि इसके द्विगुणन के साथ इसका द्विगुणन हो, ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से इसमें द्विगुणित हो सकते हैं, पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी, अगर इनको इससे बाहर निकाल दिया जाए तो ये मरते नहीं हैं ये बैक्टीरिया, और बाहर जाके दूसरे में ट्रांसफ़र होने का भी ये गुण रखते हैं। यह गुण हमारे बहुत बहुत काम का आया। बायोटेक्नोलॉजी में इस चीज़ की बहुत मदद मिली। तो उन्होंने क्या किया कि इसके प्लाज्मिड को निकाला बाहर और नाम दिया वेक्टर। इस प्लाज्मिड को क्या नाम दिया, वेक्टर। वेक्टर मतलब होते हैं वाहक। आपने मलेरिया को सुना होगा ज़रूर। तो मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, उसको एक मलेरिया संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफ़र करने का काम मच्छर करता है, मादा मच्छर करती है, एनाफ्लीज। तो वह वेक्टर कहलाती है। वेक्टर मतलब वाहक, जो एक स्थान से एक चीज़ को दूसरे स्थान पर ले जाए। तो इसी तरह ये जो प्लाज्मिड हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस जीन को हम दूसरी जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, उसको कैरी करते हैं, उसको ले जाते हैं। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दें कि इस जो प्लाज्मिड है, इसको हम यहाँ से काटते हैं, किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जैसा मैंने पहले बताया कि उसकी मदद से इसको काटते हैं और फिर हम डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ते हैं। किसको, इस जीन को। जो यहाँ पर ये जीन है, तो ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वह जीन जिस जीन को हम आगे ले जाना चाहते हैं, जो वांछित जीन है, जो एलियन जीन है, जो फॉरेन जीन है, उस जीन को, जो इस डीएनए के साथ नहीं है बल्कि बाहर से हम ले आते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं। अब यह जो प्लाज्मिड है, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। चूंकि यह प्लाज्मिड किसका बना है, डीएनए, इसलिए हम इसको कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, भी इसको कह सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए या पुनर्योगज प्लाज्मिड या पुनर्योगज जीव, हम किसी की भी बात करें, अगर रिकॉम्बिनेंट का मतलब है तो उसमें उसके डीएनए के साथ कोई विदेशी डीएनए, किसी दूसरे जीव का डीएनए उसमें आया हुआ है, तब उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, या पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, या पुनर्योगज जीव कहते हैं, या पुनर्योगज प्लाज्मिड कहते हैं, ये कहा जाता है। तो इसमें खास बात क्या है कि इसका जो अपना डीएनए था, इसके साथ साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन को हम चाहते हैं उस जीन को भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया।
और इसके बाद हमने इस वाले रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ट्रांसफर किया किसमें, एस्चेरिचिया कोलाई में। एक्चुअली हमने नहीं, एक्चुअली इस काम को 1972 में हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहने ने किया था, यही एक्सपेरिमेंट किया था। और ध्यान रखिएगा यहां पर कि उन्होंने प्लाज्मिड किससे निकाला था, साल्मोनेला टाइफिमोरियम से ये प्लाज्मिड निकाला था। और ट्रांसफर किसमें किया था, एस्चेरिचिया कोलाई में ट्रांसफर किया था, इस जीन को इस प्लाज्मिड के साथ। ऐसा करने में वो सफल रहे 1972 में। और इसी एक्सपेरिमेंट के साथ ही जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है उसकी नींव पड़ी। इसी एक्सपेरिमेंट के साथ 1972 में नई बायोटेक्नोलॉजी की नींव पड़ी और जहां से प्रौद्योगिकी के सिद्धांत बने। तो दो सिद्धांत हैं इसके मुख्य रूप से। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक इंजीनियरिंग। जैसे हम इंजीनियरिंग में जानते हैं कि चीज़ों को बनाया जाता है, उसको जोड़ा जाता है, हटाया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वैसे ही जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो उसमें क्या होता है, तो अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, मोस्टली डीएनए होता है, हम जानते हैं कुछ वायरसेस में आरएनए भी होता है जेनेटिक मटेरियल। तो हम अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसको बदलना, जेनेटिक मटेरियल को बदलना, डीएनए या आरएनए को बदलना, टू इंट्रोड्यूस दीज, और इसको प्रवेश कराना किसमें, इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यहाँ पर ये होस्ट ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से हमने लिया और इस होस्ट में इसको प्रवेश कराया, एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और इससे इसका जो फिनोटाइप है, जो दृश्य रूपरेखटन है, वो बदल जाएगा निश्चित रूप से। जैसा हमने कहा पहले ही कि किसी भी जीव के लक्षणों का निर्धारण डीएनए करता है, जीन्स करती है। तो अब जब इसमें ये नया जीन्स आ गया तो अब जाहिर है कि ये पहले जैसा नहीं रहा, अब इस जीन्स के कारण इसके भी लक्षणों में बदलाव आ जाएगा। तो इस चीज को किसके द्वारा करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा करते हैं, ठीक। और दूसरी बात क्या होती है इसमें, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, यानी कि जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। अब जो हमने यहाँ पे प्राप्त किया इस परिवर्तित रूप को, तो जाहिर है कि हम पहले से हमको पता है कि हम इसे किस लिए बना रहे हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, इससे हम कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन, क्या चीज़ हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने किया है। लेकिन शर्त यह है कि वो हमको शुद्ध रूप में प्राप्त हो। तो केमिकल इंजीनियरिंग के तहत ये बात आती है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग, इसके अंतर्गत मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, मतलब यह कार्य बहुत ही सावधानी के साथ लैब्स में किया जाता है, प्रयोगशालाओं में किया जाता है, जिससे जो हम वांछित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं उसमें किसी तरह का संक्रमण, कोई कंटामिनेशन, कोई मिलावट, कोई अशुद्धि न रह जाए। तो जो दूसरा प्रोसेस है ये इसके अंतर्गत आता है, जिससे हम प्राप्त करते हैं एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स और एंजाइम्स वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम इससे प्राप्त करते हैं वो ये है। अब बेसिक स्टेप्स में हम जान लें कि इसमें होता क्या है, थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में बताएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे कट किया था, तो किसकी मदद से कट किया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड, ये दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो डीएनएज, बस केवल एज लगा दीजिए, काम बन गया। अब ये डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम हो गया। आरएनए को तोड़ने वाला आरएनएज, केवल एज लगा दिया गया इस पे सफिक्स, तो वो उसको तोड़ने वाला एंजाइम हो गया, उस सबस्ट्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम हो गया, सिंपल। अब डीएनएज दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज एंड एंडोन्यूक्लिएज।
एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए, और एंडोन्यूक्लियस क्या होता है ये भी जान लीजिए। ठीक, एक्सोन्यूक्लियस वे होते हैं जो इस डीएनए को बाहर से काटते हैं, यहां से ये किनारे से काटना शुरू किया, ये एक्सोन्यूक्लियस हो गए, बाहर से काटते हैं, एक्सो एकदम बाहर से अंदर की तरफ काटते हैं। और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये डीएनए को इसके खंड के बीच में, जैसे यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, ये एंडोन्यूक्लियस ऐसा करते हैं, डीएनए को खंड को बीच बीच से काटते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां पाए वहीं से काट दें, कुछ निर्धारित जगहों को पहचान कर काटते हैं, और उन निर्धारित जगहों को पैलिंड्रोम कहा जाता है। उन निर्धारित जगहों को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। तो आप पहले जाने कि पैलिंड्रोम क्या होता है, इसको हम कैसे जानें। पैलिंड्रोम को हिंदी में विलोम पद कहते हैं। जहां पे ये पहचान के काटते हैं। विलोम पद ऐसे जैसे कि एक लैंग्वेज है मलयालम, आप ध्यान दें कि मलयालम को हम चाहे आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें, दोनों तरफ से आता है भाई, मलयालम मलयालम, चाहे आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें। ऐसे ही पैलिंड्रोम्स होते हैं जहाँ पे ये पहचान के काटे जाते हैं। तो अब इन पैलिंड्रोम्स में एक बात मैं बता दूं कि मोस्टली 6 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। अगर 6 न्यूक्लियोटाइड में अगर आपको 3 पता है तो आप सारा बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका जो पैलिंड्रोम है जिसकी खोज हुई थी, मैं आगे अभी बता रहा हूं, GAA, आपको 3 पता है, बाकी आप भूल गए। आप इसी 3 से सारा बना सकते हैं। मान लीजिए इसका ये 5 एंड है, तो A का कंप्लीमेंट्री क्या होता है? T, दूसरे A का T, G का C, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये 6 न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है। अगर ये 5 एंड है तो ये 3 एंड होगा, और अगर यहाँ पर इसका जो कंप्लीमेंट्री होगा, जो पूरक होगा, वो देखिए कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर गुआनिन होगा, यहाँ थायमीन है तो एडेनिन होगा, यहाँ थायमीन है तो एडेनिन है, एडेनिन है तो थायमीन, एडेनिन है तो थायमीन, गुआनिन है तो साइटोसिन। और अगर ये 3 एंड है तो ये 5 एंड होगा, और ये 5 एंड है तो ये 3 एंड होगा। अब आप ध्यान दीजिए पैलिंड्रोम का अर्थ क्या है, विलोम पद का अर्थ क्या है। तो यहाँ GAATTC और यहाँ GAATTC, ये बिल्कुल लिखित दे। इसको इधर से इधर पढ़ेंगे और इसको इधर से इधर, यानी 5 to 3 ही पढ़ेंगे। 5 to 3 ये मिला, 5 to 3 ये मिला, जो कि एक जैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये इसको पहचान के विलोम पद को पहचान कर उसी जगह पे काटते हैं, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आगे हम और लिखते रहे हैं, एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। रेस्ट्रिक्शन का अर्थ होता है प्रतिबंधित, यानी कि ऐसा नहीं कि जहां मर्जी वहां से काट दें। प्रतिबंधित है कि जहां ये क्रम मिलेगा उसी जगह पर ही इसको काटेंगे, बाकी हिस्सों पर नहीं काटेंगे। और जहां जहां मिलेगा, जैसे ये इतना है तो यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला है, तो उतनी जगहों पे ये खंड खंड कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसकी सबसे पहले खोज हुई थी, यह उसका नाम है हिंट सेकेंड। ध्यान रहे, हिंट सेकेंड ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जिसकी खोज हुई थी। दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो है EcoR1, ये भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो यहां पर इसका प्रयोग किया गया। दोनों में अंतर क्या है? पहली बात तो ये कि हिंट सेकेंड इसकी सबसे पहले खोज हुई थी, दूसरा EcoR1 इसकी खोज हुई थी। दोनों में अंतर क्या है? जो हिंड सेकेंड है ये सीधे सीधे पूरा काटता है, ऐसे यहां बीच से काटा, एकदम बीच से काट देता है। तो जो ब्लंट एंड मिलता है, बीच से बिल्कुल काट देता है, तो GAA
और CTT एक तरफ, TTC और AAG एक तरफ, ये बिल्कुल एकदम से बराबर काट देता है। कौन? हिंड सेकेंड। तो ये अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसको जोड़ने में कठिनाई आती है, तो यहाँ पर दिक्कत आती है। तो जो दूसरे प्रकार का इको R1 है वो थोड़ा सा बड़े अच्छे तरीके से काटता है। वो इस तरह काटता है, यहाँ से G और A के बीच में कट लगाता है यहाँ पे, और G और A के बीच में कट लगाता है यहाँ पे। तो ये हमारा इस तरह से कट बनता है। तो एक हमको एंड मिलता है AATTC G, और दूसरा एंड मिलता है यहाँ पर AATTC और G। ये दोनों यहीं से अलग हो जाते हैं। तो इस एंड को स्टिकी एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड। ये जो एंड हमको मिलता है स्टिकी एंड होता है, चिपकने में आसानी होती है, DNA लाइगेज को उसको चिपकाने में मदद मिलती है इस तरह का कट प्राप्त होने से। एक बात। दूसरी बात, इनका नामकरण रखने का एक विशेष तरीका है, विशेष पैटर्न है, उसी के हिसाब से इसका नामकरण किया जाता है। जैसे हिंड सेकेंड की बात करें तो हिंड मतलब H फॉर हीमोफिलस, और जो दूसरा और तीसरा है IN फॉर मतलब इन्फ्लुएंजी। D ये टाइप ऑफ स्ट्रेन है, कौन सा स्ट्रेन है ये D, और जो सेकेंड है वो उसका सीरियल है, किस क्रमांक का ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्राप्त हुआ, ये उसका सीरियल है, उस क्रमांक को कहते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर देखें जो इको R1 है, इसका नामकरण कैसे पड़ा? तो E फॉर एस्चेरिचिया, CO फॉर कोलाई, और R फॉर RY13 ए टाइप ऑफ स्ट्रेन, किसका? ई एस्चेरिचिया कोलाई का, R। एंड फर्स्ट ये है ऑर्डर, किस क्रम पर यह प्राप्त हुआ, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड कई होते हैं, वैसे ही किस क्रम का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये यहां से इसका नामकरण होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो इसका जो सिद्धांत हो गया, ये हो गया। ये पूरा जो प्रोग्रामिंग होता है इसका बायोटेक्नोलॉजी के, उसके जो बेसिक स्टेप्स हैं वो 3 हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विथ डिजायरेबल जीन। सबसे पहले हम उस डिजायरेबल जीन की पहचान करते हैं जो उस DNA में पाया जाता है, उसकी पहचान करते हैं, पहला काम। दूसरा काम, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड DNA इनटू द होस्ट। फिर जो आइडेंटिफाई यानी पहचान किया गया DNA है उसको हम अपने डिजायरेबल होस्ट पे ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर ले जाते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है। और फिर क्या करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड DNA इन द होस्ट। फिर जो होस्ट है उसमें हम उसको ले जाते हैं और यह भी देखते हैं कि उसमें वो मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं, उसमें उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, उसमें उसका रेप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं, वो बढ़ रहा है कि नहीं, इसको भी देखते हैं। एंड ट्रांसफ़र ऑफ द DNA टू इट्स प्रोजेनी, और वह अपनी अगली प्रोजेनी में यानी कि अगली संतति में जा रहा है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज के एपिसोड में हमने इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा की, जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो पुरानी बायोटेक्नोलॉजी है और साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजी है, दोनों पे हमने चर्चा की, इसके स्कोप के बारे में बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसके प्रक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें मददगार होती हैं। तो प्यारे बच्चों, अगले भाग के साथ जल्दी ही मिलते हैं, तब तक टेक केयर, थैंक यू।